हेलो किड्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कक्षा 6 की हिंदी वसंत से एक पाठ जिसका नाम है बचपन। इसे लिखा है कृष्णा सोवती जी ने। तो शुरू करते हैं इसे। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर पुकारते हैं। तो लेखिका जो है वो उनके बचपन की ओर आप सभी को ले जाना चाहती हैं। वो आपसे कुछ इतनी बड़ी हो सकती हैं कि आप उन्हें दादी भी बुला सकते हैं, नानी भी बुला सकते हैं, बड़ी बुआ भी बुला सकते हैं, मौसी भी बुला सकते हैं और परिवार के सभी लोग उन्हें जीजी कह करके बुलाते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। तो पिछली सेंचुरी में या पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी मैं, इसलिए मैं खुद को बड़ा महसूस करने लगी हूँ। अब सयानी हो गई हूँ मैं। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। तो लेखिका जो है उनके पहनावे में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। तो पहले वो रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी। कैसा? नीला कलर भी उन्हें पसंद था, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी, यानी सभी रंग वो पहनती थी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो, गहरे नहीं, हल्के रंग। तो जब उम्र बढ़ती है तो हमें हल्के रंग अच्छे लगने लगते हैं पहनने में, कंफर्टेबल लगते हैं वो पहनने में। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं, जैसे फ्रॉक, फिर निक्कर वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। तो लेखिका ने इस तरह का पहनावा पहले रख चुका है। पहले वो फ्रॉकें पहना करती थी, फिर निक्कर वॉकर पहनती थी, स्कर्ट, लहंगे, गरारे, और अब वो क्या पहनती हैं? चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ। तो ये लेखिका को याद है, इस तरह की उनके पास एक फ़्रॉक थी। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। उस पर क्या थी? नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल थी। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। तो अगर आप देखेंगे पुराने पहनावे में फ्रॉक के ऊपर जेब में रुमाल रखते थे और बालों में क्या करते थे? रंग बिरंगे रिबन लगाते थे। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टकी थी। तो गर्म फ्रॉक था और नीचे फर जो रहता है वो टकी हुई थी उसमें। तो ट्यूनिक भी याद है, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। तो उनको ट्यूनिक भी याद है जो बचपन में वो पहना करती थी लेखिका। मुझे अपने मोज़े और स्टॉकिंग भी याद हैं। बचपन में हमें अपने मोज़े खुद धोने पड़ते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जाते थे, इसकी सख्त मनाही थी। तो जो मोज़े हैं वो लेखिका खुद ही धोया करती थी, नौकरों से नहीं धुलवा सकते थे, उनको मनाही थी इस चीज़ की। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। तो लेखिका जो है उनकी इतवार की सुबह इसी में जाती अपने जूतों को पॉलिश करने में, जूतों को साफ़ करने में। तो यहाँ उन्होंने बताया है। सरवर मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई किस्म के शू आ गए हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं। हमें जब नए जूते मिलते तो उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। तो अब लेखिका बोलती हैं कि उन्हें शू पॉलिश करना आज भी बहुत अच्छा लगता है। अब कई तरह के नए शू आ गए हैं, लेकिन जब वो छोटी थी तो उनको जब नए जूते मिलते थे तो उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता, क्योंकि नए शूज़ से क्या होता है? शू बाइट हो जाता है, छाले पड़ जाते हैं पैर में। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई ज़रूर रखते। जूता लगा तो रुई मोज़े के अंदर। हाँ, तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है। तो लेखिका जब भी कहीं लंबा जाती थी तो साथ में रुई भी रखती थी, क्योंकि जैसे ही जूता टच होता है, जैसे ही शू वाइट होता था तो वो कॉटन लगा लेती थी वहाँ पर।
हम हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। यह एक मुश्किल काम था। तो हर शनिवार को उन्हें क्या करना पड़ता था, या तो ऑलिव ऑयल पीना पड़ता था या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। ये एक मुश्किल काम था लेखिका के अनुसार। शनिचर को यानी कि शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती, क्योंकि उन्हें पता होता था हर शनिवार उन्हें क्या करना है, कैस्टर ऑयल या ऑलिव ऑयल। तो उनकी नाक में अजीब सी स्मेल आने लगती थी। छोटे शीशे के ग्लास जिन पर ठीक खुराक लेने के लिए निशान पड़े रहते थे, उन्हें देखने से ही मतली होने लगती। तो वो मेज़रमेंट के लिए उस पर निशान बने रहते हैं। जैसे आपने कभी कफ सिरप वगैरह देखा होगा तो उस पर प्लास्टिक का एक कैप आता है, उस पर निशान बना रहता है कि इतना मिलीलीटर, इतना मिलीलीटर। तो वैसे ही शीशे के ग्लास होते थे जिन पर निशान बने रहते थे, जिसको देखते ही उन्हें मितली होने लगती थी, यानी उल्टी जैसा मन करने लगता था उनका। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते तो शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। तो लेखिका को आज भी महसूस होता है कि अगर वो दवा नहीं पीती, वो तेल नहीं पीती, तो आज भी उनकी सेहत पे कोई खास असर नहीं पड़ता। मैं बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। तो यहाँ लेखिका जनरेशन गैप के बारे में बात कर रही हैं कि कितना वक्त बदल चुका है, इस बारे में मैं तुम्हें बताऊंगी। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। तो जो हमारी हॉबीज़ होती हैं चाइल्डहुड की, वो तक आज बदल चुकी हैं। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। आज जहाँ हर घर में टीवी है, उस समय पर रेडियो भी नहीं थे, ग्रामोफोन हुआ करते थे, वो भी कुछ घरों में। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है ना। पहले जो लोग हमारे बुज़ुर्गों से आप पूछेंगे, आप अपने दादा दादी से बात करेंगे तो वो कुल्फ़ी खाया करते थे बचपन में। अब तो यहाँ कुल्फ़ी देखने को ही नसीब नहीं होती। कुल्फ़ी हम स्पेशल ओकेजन्स पे खाते हैं। यूजुअली हम क्या प्रेफर करते हैं, आइसक्रीम खाना। कुल्फ़ी बहुत देसी हो जाती है हमारे लिए, है ना। कचौड़ी समोसा पेटीज़ में बदल गया है। तो जो कचौड़ी समोसा हुआ करता था उसको क्या फॉर्म दे दिया, पेटीज़ बोलने लगे हैं। शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में बदल गए हैं। तो पहले जब ये कोल्ड ड्रिंक्स नहीं हुआ करती थी, अभी हमारे घर में गेस्ट आते हैं, हम ऑब्वियसली उनको कोल्ड ड्रिंक ऑफर करते हैं या टी कॉफ़ी जो भी करते हैं, लेकिन कोल्ड ड्रिंक जो है वो शरबत को रिप्लेस कर चुके हैं। पहले घरों में शहतूत, फालसे और खसखस के क्या बना करते थे, शरबत बना करते थे, लेकिन अब वो क्या हो गए, कोक पेप्सी में बदल गए हैं। बॉटल लेकर के आओ, फ्रिज में रखो, जब गेस्ट आए या आपको पीना है तो आप पी सकते हो। लेकिन पहले क्या बनते थे, शरबत बनाए जाते थे। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड, विम्टो मिलती थी। तो उस समय पे क्या मिलता था, लेमनेड मिलता था या विम्टो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्टोरेंट की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती थी। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। तो शिमला और दिल्ली के जो बच्चे थे उन्हें वेंगर्स और डेविको रेस्टोरेंट की जो चॉकलेट पेस्ट्री होती थी वो बहुत अच्छी लगती थी। और यहाँ लेखिका के घर में उनके भाई बहनों और उनकी ड्यूटी लगती थी, उन्हें शिमला मॉल से घर पर क्या ले जाना होता था, ब्राउन ब्रेड लेकर जाना होता था। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुँच जाते, वहाँ से एक उतराई उतरते और मॉल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी। तो लेखिका जो है उनके घर से जो है वो मॉल ज़्यादा दूर नहीं था, वो जल्दी पहुंच जाती थी। और वहाँ पर क्या था, एक काउंटर पर चॉकलेट और पेस्ट्री भी मिलती थी, तो बड़ी अच्छी लगती थी उनको, बहुत लुभावनी लगती थी। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी ना खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर पर लेटकर मज़ा ले खाती। तो लेखिका जो हैं उनके भाई बहनों में चॉकलेट और टॉफ़ी का सबसे अच्छा कलेक्शन उनके पास ही होता था। वो ऐसा नहीं था कि वो तुरंत खा करके ख़त्म करते चॉकलेट, वो घर पहुंचती थी, रख देती थी। अब जब रात को डिनर हो जाता था उसके बाद वो आराम से बिस्तर में लेटे लेटे क्या करती थी, मज़े ले करके चॉकलेट खाती थी। शिमला के काफल भी बहुत अच्छे हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रसभरी, कसमल। सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। चेस्टनट एक और गज़ब की चीज़।
आग पर भुने जाते हैं, फिर छिलके उतारकर मुंह में। तो शिमला के काफ़ल जो है वो लेखिका को बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे होते थे, बहुत ही टेस्टी उनको लगते थे। उनको उस बारे में सोच कर कि उनके मुंह में पानी आ जाता है, ऐसा लेखिका बता रही है। फिर यहाँ चेस्टनट के बारे में उन्होंने बताया कि वो भी बड़ी मज़े की चीज़ थी, आग पर भूनो और फिर उन्हें खा लो। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण, हाँ चने जोर गरम की पुड़िया तो तब थी, वह अब भी नज़र आती है। पुराने कागज़ों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटकर ऊपर से इतनी चौड़ी के चने आसानी से हथेली में पहुंच जाएं। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। तो यहाँ पर उन्होंने चना जोर गरम और अनारदाने के चूरन के बारे में बताया है और फिर बोला है कि चना जोर गरम तो आज भी देखने को मिलता है। कागज़ की पुड़िया इतने सलीके से बनाई जाती है कि नीचे से सकरी होती है, ऊपर से कुछ चौड़ी, और उससे हाथ में चने जो हैं वो बहुत आराम से आ जाते हैं। और लेखिका जब छोटी थी तब एक गाना आया था चना जोर गरम बाबू लाया मज़ेदार, तो वो जो गाना था वो स्कूल के हर बच्चे को याद था अच्छे से। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज़ मसाला बुरकवाते, मतलब बहुत ज़्यादा मसाला डलवाते थे। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। तो ये जो मतलब चना जोर गरम था, उसको खाने में बच्चों को बहुत मज़ा आता था। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी यह मौका मिल ही जाता है। तो यहाँ पर बताया है लेखिका ने, जब वो छोटी थी उन्होंने घोड़ों की बहुत सवारी की है, बहुत मज़े किए हैं। और शिमला में जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको ये मौका मिल ही जाता है घोड़ों की सवारी करने का। न जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब रिष्ट पुष्ट और खूबसूरत, फिर उनकी बात फिर कभी। तो यहाँ लेखिका ने बताया है कि वो जब छोटी थी तो घोड़ों को कुछ कम समझती थी और उनके ऊपर हंसा करती थी, उनका मजाक उड़ाया करती थी। फिर यहाँ बताया है उनके ननिहाल में जो घोड़े थे वो काफ़ी अच्छे थे, खूबसूरत थे, रिष्ट पुष्ट थे, उनके बारे में फिर उन्होंने बोला इसके बारे में फिर कभी बताएंगी, मतलब वो किसी अपने और लेख के ज़रिए हमें इस बारे में बताएंगी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उसकी गूंज फैल जाती। तो शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे जो थे वो माहौल को बहुत अच्छा कर देते थे। सामने उन्हें जाखू का पहाड़ दिखाई देता था, ऊंचा चर्च दिखाई देता था, चर्च की घंटियां बजती और उनकी गूंज जो है वो दूर दूर तक फैल जाती। लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। तो उन्हें लगता कि ये जो घंटियां हैं चर्च की, उनके संगीत में स्वयं प्रभु यीशु जो हैं वो कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियाँ नीचे आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगते और देखते देखते बत्तियाँ टिमटिमाने लगती। तो यहाँ शाम का माहौल उन्होंने बताया है कि सूर्यास्त होता था और जो आसमान में जो तारे हैं वो टिमटिमाने लगते थे और जो पहाड़ हैं वो दूर दूर तक उनके मुखड़े दिखाई देते थे। रिज पर की रौनक और मॉल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने, स्कैंडल पॉइंट भी भीड़ से उभरता कोलाहल। तो उन्होंने भीड़ के बारे में बताया है। शाम को सैलानियों की भीड़ होती है क्योंकि शिमला जो है वो एक टूरिस्ट प्लेस है, तो वहाँ पे बहुत सारे पर्यटक, बहुत सारे टूरिस्ट जाते रहते हैं, तो उनके बारे में यहाँ लेखिका ने बताया है। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दोनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का एक मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियाँ, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लालटीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता लंबा खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बने सुरंगें। तो उन्होंने बताया है कि जो शिमला स्कैंडल पॉइंट था उसके सामने, ठीक सामने एक शोरूम था जिस पर मॉडल बना हुआ था किसका, शिमला कालका ट्रेन का। ठीक है, तो उसमें क्या है, बिल्कुल जिस तरह से स्टेशन दिखते हैं उस तरह से बनाए हुए थे, सिग्नल बनाया हुआ था प्रॉपर। वो मॉडल जो था वो एक बहुत ही खूबसूरत लगता था। उन्होंने स्टेशन भी दिखाए थे, उसमें खंबे भी दिखाए थे जिससे सिग्नल बदलते थे। तो एक मॉडल बना के रखा था जो काफ़ी अच्छा लगता था देखने में। पिछली सदी में तेज़ रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज़ भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ रहा है पंख फैलाकर। तो पिछली जो सदी थी उसमें कुछ
जो हवाई जहाज़ है वो भी देखने को मिल जाते थे। दिल्ली में जब बच्चों को इनकी आवाज़ आती थी तो वो देखने पहुँचते, तो ऐसा लगता कि बहुत बड़ा सा पक्षी जो है वो अपने पंख फैला करके क्या कर रहा है, उड़ रहा है। यह देखो, और वह गायब, उसकी स्पीड ही इतनी तेज़ लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आँखों के डॉक्टर अंग्रेज़ थे। तो जो गाड़ी का मॉडल रखा हुआ था उसके जस्ट बाजू में एक दुकान और थी, वो थी चश्मे की दुकान, जिसे लेखिका कभी नहीं भूल सकती क्योंकि उनका पहला चश्मा वहीं बना था। और वहाँ के जो डॉक्टर थे वो कैसे थे, अंग्रेज़ थे। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा, लेखिका को अजीब लगा चश्मा लगाना, जैसे हर किसी को लगता है। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते हैं आँखों में कुछ तकलीफ़ है, इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। मैंने डॉक्टर साहिब को का कहा दौरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। तो सभी लोग उनकी तरफ देखते और बोलते कि इतनी सी उम्र में चश्मा है, ऐसे कैसे हो सकता है, ठीक है, दूध पिया करो। और इस पर लेखिका क्या करती थी, जो डॉक्टर कहते थे उनका कहा ही दोहरा देती थी कि कुछ समय बाद क्या है, ऐनक जो है वो उतर जाएगी। वैसे डॉक्टर साहिब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। तो लेखिका ने बोला कि जो डॉक्टर साहिब थे उन्होंने बोला था कि चश्मा उतर जाएगा, लेकिन खैर आज तक चश्मा नहीं उतरा है। मैं अपने आप इसकी ज़िम्मेवार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। तो लेखिका ने बोला वो दिन की रोशनी में काम करना नहीं पसंद करती, रात को टेबल लैंप लगा करके वो काम करना पसंद करती हैं, तो चश्मा तो लगना ही है फिर। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। तो उनके कज़िन ने उनके साथ क्या किया, उन्हें छेड़ दिया था कि कैसी लग रही है चश्मा पहन के। आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। ये उन्होंने छेड़ा, उनके कज़िन ने आँख पर लगाया ताकि सूझे दूर की, मतलब दूर का दिख सके, लेकिन लड़की को ये नहीं पता कि वो लंगूर लग रही है। मैं खींची, मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा ना लगा। उनको शेर अच्छा लगा, उन्हें बुरा ये लगा कि उनको क्यों चिढ़ाया जा रहा है, पर शेर अच्छा था। वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने आप को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। तो जब उनके वो कज़िन चले गए उसके बाद वो चश्मे के सामने खड़ी खुद को निहारती रही कि कैसी लग रही हूँ मैं। सूरत बनी लंगूर की, नहीं, हाँ। तो वो खुद सवाल कर रही थी कि सच में मैं लंगूर जैसी लग रही हूँ क्या। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा, कुछ अजीब सा लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात और थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। तो लेखिका ने बताया वो इतने समय से चश्मा पहन रही हैं, तो अब कभी अगर गलती से चश्मा उतार के भी रख देती हैं तो चेहरा बड़ा खाली खाली लगता है उन्हें। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। तो अब लेखिका को याद आया अपने बचपन का वो टोपा जो उनके भाई का उन्होंने लगा लिया था, और वो काले फ्रेम का चश्मा और वो उनकी लंगूर जैसी सूरत। अब वो शिमला में है फ़िलहाल, तो वो क्या करती हैं, ठंड से बचने के लिए टोपी लगाती हैं। मैंने कई रंगों की जमा कर ली हैं, टोपी जो है उन्होंने काफ़ी रंगों की जमा कर ली हैं। कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहल लुभती वाली हिमाचली सुभीते वाली हिमाचली टोपियाँ। तो उन्होंने बोला कि दुपट्टों को ओढ़ना भी एक अलग बात है और हिमाचल की टोपियाँ पहनना भी एक अलग बात है। तो ये कहानी थी बचपन, इसे लिखा है कृष्णा सोवती जी ने। इसमें लेखिका ने अपने बचपन के बारे में काफ़ी कुछ हमें बताया है और उसे आज के टाइम से भी उन्होंने कंपेयर किया है। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।